Welcome viewers. Today we are going to study about the question answer of chapter 8 Science class 10 How do organism reproduce। आज हम इस सेशन में साइंस चैप्टर 8 के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत ही बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कोपिंग इन रिप्रोडक्शन। आंसर, डीएनए एक्चुअली में डीएनए क्या है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन से मिलके बना रहता है। प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड से आरएनए और डीएनए बनता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, और क्रोमोसोम्स कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। तो डीएनए इज द इंफॉर्मेशन साइट फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड ईच स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन लीड टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन। यानी कि जो डीएनए है वो प्रोटीन का एक साइट है। एक्चुअली में डीएनए इंफॉर्मेशन साइट है किस चीज़ का? तो प्रोटीन बनाने का। और प्रोटीन का जो टाइप है वही बॉडी के डिजाइन को स्पेसिफाई करता है। तो बॉडी का जब डिजाइन नहीं बनेगा तब तक कोई भी, मतलब मान लीजिए हमें फोटोकॉपी कराना है और फोटोकॉपी का ओरिजिनल नहीं हो तो हम फोटोकॉपी नहीं करा सकते हैं। तो उसी तरह है डीएनए उस फोटोकॉपी का एक ओरिजिनल साइट है और उस ओरिजिनल के कारण ही बॉडी का डिजाइन बनेगा। सो it is the DNA molecule that determine the body design of an individual. Therefore, it can be concluded that it is the DNA that get transformed from parent to offspring and make like या makes them look similar. उनको एक जैसे देखने में मदद करता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, डीएनए है, डीएनए से हमें प्रोटीन डिजाइन मिला है। अब प्रोटीन डिजाइन से एक बॉडी डिजाइन बन रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन का डीएनए ने प्रोटीन डिजाइन बनाया, प्रोटीन डिजाइन ने एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाया। इसीलिए डीएनए का कॉपी होना इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पेसीज नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेसीज के लिए, एक जाति के लिए बेनिफिशियल है। वेरिएशन बेनिफिशियल है कैसे? तो सबसे पहले तो समझेंगे कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन जो होता है वो लीड करता है, जब बदलाव आते हैं हमारे अंदर उसको हम वेरिएशन करते हैं। तो वेरिएशन आर बेनिफिशियल टू द स्पेसीज देन इंडिविजुअल बिकॉज समटाइम्स फॉर अ स्पेसीज द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट। तो यानी कि कहता है कि वेरिएशन बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि कभी कभी जो है स्पेसीज के स्पेसीज मतलब किसी जाति को, मान लीजिए मानव जाति हो, बाघ की प्रजाति हो, भालू की प्रजाति हो, डोडो जैसे ख़त्म हो गया, उन सब में इन्वायरमेंटल कंडीशन में अचानक से जो चेंजेज आ जाती है जिनको सर्वाइवल स्थिति एकदम लो पे चला जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाए, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन वाटर विल डाई। Only few variant that are resistant to heat will be able to survive. तो वो जो वेरिएंट है, जैसे मान लो कहता है कि पानी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए तो वाटर में रहने वाले जो बैक्टीरिया हो मर जाएंगे। तो उनको जिंदा रहने वाले वही लोग होंगे जो अपने आप को वेरिएंट कर लेंगे हीट के अकॉर्डिंग।
However, if these variants were not there, then the entire species of bacteria would have been destroyed. So, this variant helps in the survival of a species. However, all variation are not necessarily beneficial for individual organism. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एनसीईआरटी पेज नंबर 133 का क्वेश्चन है ये. इंटेक्स्ट क्वेश्चन. अभी मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन को ही डील कर रहा हूँ, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है. हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन. अगर स्कूल के इंटरनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है और एग्जामिनेशन पर्पस के व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है कि बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंस है. देखिए, इन बाइनरी फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ. जैसे अमेबा आप देख रहे हैं यहाँ पे, पेरेंट सेल से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड देन इट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. तो ऐसे डिवीजन को हम बाइनरी फिजन कहेंगे. लेकिन मल्टीपल फिजन आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं. प्लाज्मोडियम नीचे दिया हुआ है पिक्चर में. सिंगल सेल डिवाइड हो रहा है मेनी डॉटर सेल में एंड देन कंटिन्यूअसली वो अपने आप को डिवाइड करता चला जा रहा है. तो प्लाज्मोडियम, कभी कभी अमेबा में भी, हाइड्रा में भी आपको मल्टीपल डिवीजन देखने को मिल जाएगा. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. स्पोर्स के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिट होता है. तो देखिए, देयर आर मेनी एडवांटेज. इफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि स्पोर फॉर्मेशन है क्या. इट इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पोर के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं. अब स्पोर एक तरह का दाना टाइप का बनता है जिसको कभी भी वेदरिंग कुछ भी मिल गया फिजिकल फैक्टर, तो वो अपने आप को ब्रस्ट करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है. तो इसके एडवांटेज क्या है, यही है क्वेश्चन. एडवांटेज है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन वन स्प्रोंगियम. किसी एक स्प्रोंगियम प्लांट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पोर्स बनते हैं. सॉरी. स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर टू फार अप प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेसेस. स्पोर्स जो हैं वो जब ब्रस्ट करते हैं तो बहुत दूर दूर तक स्कैटर्ड हो जाते हैं, छिटक जाते हैं, जिससे ये अपने आप से अलग अलग हो जाते हैं, जिनसे इनकी स्पीसीज को ग्रो करने में बहुत आसानी मिल जाता है. और स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. तो जब कभी वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है उधर, या पानी का सिचुएशन नहीं रहता है, तो इसके ऊपर जो थिक वॉल बना हुआ है स्पोर के ऊपर, वो इजीली ब्रस्ट नहीं हो पाता है. तो ये कुछ स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैन यू थिंक रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन. कहता है कि जैसे रीजनरेशन है कि एक प्लेनेरिया रीजनरेशन के एग्जाम्पल में आता है. रीजनरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. रीजनरेशन इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच any living organism which can cut from anywhere from their body, they can reproduce itself from that part. तो ये रीजनरेशन है. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये मतलब अपने न्यू इंडिविजुअल को जो वो जन्म देते हैं वो इस रीजनरेशन के थ्रू क्यों नहीं दे पाते. ये क्वेश्चन है. तो सिंपल देखिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. एंड द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ new organism from its body part. Simple organism can utilize this method reproduction as their entire body is made of similar kind of cell. तो सिंपल सा फैक्ट है, सिमिलर काइंड ऑफ सेल हो तभी वो एक दूसरे को मिटोसिस कर सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है. तो उसके बॉडी के जो पार्ट हैं वो डेवलप होंगे, ग्रोथ करेंगे. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसके ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि दो सेल क्या बोलते हैं टिश्यू ज्वाइंट करके अलग अलग काम को कर रहे हैं, तो उनके बॉडी को वर्क टुगेदर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होना पड़ता है. सो दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स सच एज स्किन, मसल, ब्लड etc. However, they cannot give rise to the individual through the regeneration, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है. अब मान लीजिए मेरा हाथ कट जाए, तो हाथ का काम हाथ वाला है, पैर का काम पैर वाला है.
अब हाथ कट के वहाँ से पैर तो नहीं आ सकता और पैर कट के हाथ तो नहीं आ सकता है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ये सिस्टम में नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग एक सेल से नहीं बने हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। और प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये लोग जो हैं वो एक ही सेल से बने हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? सो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रेजन, साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और ऑस्ट्रेजन बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी में निकलता है, सिर्फ एक ही हो गया साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन। 5 क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई इज डीएनए कोपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन? देखिए डीएनए शुरू से ही हम लोग पढ़े हैं, डीएनए क्या है? एक तरह से डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है, और कॉपी इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चों में ट्रांसफर करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। डीएनए इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज it passes the genetic information from parent to offspring and it determines the body design of individual। एक बॉडी डिजाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। The reproducing cell produce a copy of their DNA through some chemical reaction and result in 2 copy of DNA। The copy of DNA always take place along with the creation of additional cellular structure and this process is then followed by division of cell to form a 2 cell। यानी कि डीएनए कॉपी इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इसीलिए है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, प्लस ये बॉडी डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है, और सेल जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो 2 कॉपी में कन्वर्ट करता है, और यही 2 कॉपी आगे जाकर सेल डिवीजन में 2 सेल को एक साथ कंबाइन करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए कॉपी रिप्रोडक्शन का एक इसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 140 ऑफ एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चन है कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से कैसे अलग है? देखिए, तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पॉलिनेशर जैसे एयर, वाटर, बर्ड्स एंड सम ऑफ द इंसेक्ट। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट है। इट ऑकर्स इनसाइड द ओव्यूल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब कहने का अर्थ है कि पॉलिनेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट है, और ये ओव्यूल उसके अंदर होता है। तो इसीलिए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर मान लीजिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए एग्जाम में आता है, तो आप इन दोनों के फंक्शन अगर जानते हैं तो आप सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिर्फ इस फंक्शन को भी लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। द सेक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेटेड द स्पर्म, उसको चिपचिपा बनाते हैं, जैसे कि उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उनको मोटाइल नेचर मिलता है, एंड प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड देयर सेक्रेशन आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। स्पर्म को जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उन्हें देते हैं, कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कुछ एंजाइम्स जो उनको जिंदा रहते हैं। जैसे स्पर्म को जिंदा रखने के लिए उसको खाने के लिए सिट्रिक एसिड की ज़रूरत है, तो ये सिट्रिक एसिड प्रोवाइड कराता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों का रोल है। नेक्स्ट है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी? लड़कियों में पुबर्टी के समय में क्या क्या चेंजेज होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इसको कहते हैं, जो चेंजेज हमें दिखते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जिससे हम डायरेक्ट जान जाते हैं कि हाँ ये लड़की है और ये लड़का है। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो जो एक टाइम पर बॉडी में ग्रोथ करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करेगा, ब्रेस्ट के ऊपर डार्कनिंग स्किन ऑफ निपल्स प्रेजेंट हो जाएंगे, appearance of hair in the genital area, appearance of hair on the areas of skin like underarms, face, hand and legs, स्क्रीन इंक्रीज करेगा साइज ऑफ यूट्रस एंड ओवरी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और शरीर से मतलब स्किन से ऑयल का सेक्रेशन होगा जिससे पिंपल्स और
एग ने ये बनने का चांसेस रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। माँ के पेट के अंदर बच्चे कैसे अपने आप को नरिशमेंट करते हैं। तो सबसे पहला है, द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड द मदर बॉडी फॉर अबाउट 9 मंथ एंड इनसाइड द यूट्रस द आउटर टिश्यू सराउंडिंग द एम्ब्रायो डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विल्ली। उसके चारों ओर विल्ली जैसा एक प्रोजेक्शन आता है एंड दिस विल्ली आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, मतलब माँ के बॉडी से एक नसों का जाल आता है, विल्ली टाइप, बिल्ली जिसको कहेंगे, और वो आके उसको यूट्राइन वाल से जुड़ जाता है। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया देते हैं। एंड देयर इज ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रीन वाल। प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू है जो उस बच्चे को एम्बेड कर देता है यूट्रीन वाल में, और तब एम्ब्रायो को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन के समय वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो इस तरह से माँ के बॉडी के अंदर बेबी जो रहता है वो नरिशमेंट हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि इफ अ वोमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए, कॉपर टी क्या है ना, यूट्राइन वाल के अंदर फैलोपियन ट्यूब के पास इंजेक्ट लगा दिया जाता है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब कॉपर टी का यूज सिर्फ यही है कि स्पर्म और ओवा मीट ना करे, बस इसका यूज इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसमिटेड डिजीज से बच जाएगी। एक्चुअली क्या है कि कॉपर टी विल नॉट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एज इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन। रीजन तो यही है ना कि व्हेन द इंटरकोर्स इज हैपन, जब फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे तो वहाँ पेनिस वेजाइना के अंदर जाएगा और तब सीमेन तो अंदर ही जाएंगे। तो बैरियर ये होना चाहिए कि सीमेन वेजाइना के अंदर टच ना हो, तो इस तरह से वो रुक सकता है। लेकिन इससे कॉपर टी से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं रुक सकता। लेकिन हाँ, इसका ये फायदा है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। तो ये टिक द करेक्ट आंसर है। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी। तो इन ईस्ट में होता है। अमेबा में बाइनरी फ्यूजन होगा, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होगा, लेशमानिया के अंदर भी बाइनरी फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यूट्रस उसी का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब उसी का पार्ट है। जो ऑप्शन आ गया सी, वेस्ट डिफरेंस, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। क्वेश्चन 3 कहता है, द एंथर कंटेन। अब एंथर के पास क्या कंटेनिंग होता है। तो सिपल्स, ओव्यूल्स, कार्पेल एंड पोलन ग्रेन। तो एंथर कंटेन पोलन ग्रेन। एंथर वही तो होता है ना, एंथर टू स्टिग्मा। तो उसके पास पोलन ग्रेन होता है जो स्टिग्मा को ट्रांसफर कर देता है, तो वहाँ पोलिनेशन हो पा सकता है। इसीलिए द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सुनेंगे, समझेंगे इसको। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे जिससे सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ज़्यादा दिन तक रहेगी। न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट, क्योंकि डीएनए कॉपी होती है तो वो अपने आप को कॉपी करेंगी। इसीलिए जो न्यू इंडिविजुअल होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनमें माता पिता दोनों के कैरेक्टर होंगे। और वेरिएशंस आर मोर वायबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर सेक्सुअल बहुत एडवांटेज है। डीएनए का फंक्शन है इनहेरिटेड सेलुलर एपरेटस प्रोवाइड करेगा, इसीलिए सेक्सुअल एसेक्सुअल के ऊपर भारी पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिज इन ह्यूमन बीइंग। द सिंपल सा फैक्ट है, टेस्टिज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एब्डोमल कैविटी के आउटसाइड में एक पाउच स्क्रॉन्टम कहलाता है, उसके पास स्टोर रहता है और उसका मेन फंक्शन है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बॉयज में लाना। कैसे? एक हार्मोन होती है जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग इट प्रोड्यूस स्पर्म। Second, it produces a hormone called testosterone which bring about secondary sexual characteristic in boys. Next question है, why does menstruation occur?
So menstruation is a process in which blood and mucus flow out every month throughout the vagina. This process occurs every month because one egg is released from the ovary, and every month at the same time the uterus prepares itself to receive the fertilized egg. Thus, the lining of the uterus part gets thickened and supply of blood will nourish to embryo. तो सपोज करिए जी इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो लीनिंग अप जो यूट्रस है जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना. इसी साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं. ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ फ्लावर ड्राइंग करना है. अब इसे हम बना के तो आपको ही प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे. बुक में भी दिया हुआ है, सबसे अच्छा रहेगा. ये यहाँ जो मैंने पिक्चर दिखाया है उससे कहीं अच्छा आपकी बुक में है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें. सॉरी. सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन. देखिए कंट्रासेप्शन कौन सा मेथड है. कंट्रासेप्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं. तो कंट्रासेप्शन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. जैसे एक नेचुरल मेथड है जिसमें अवॉइडिंग ऑफ चांस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. इन दिस मेथड the sexual act is avoided from the day 10 to 17th of the menstruation cycle, and because during this period ovulation is expected and therefore the chances of fertilization very high. Second है barrier method. In this method fertilization of ovum and sperm is prevented with the help of barrier. And barrier मतलब एक रोक लगा देते हैं. The barrier are available in both and male female. तो इसको हम लोग कंडोम के नाम से जानते हैं. Condom are barriers made from thin rubber that used to cover penis in male and vagina in female. तीसरा है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड. इसमें टैबलेट ड्रग्स होते हैं जो ओरली यूज किए जाते हैं, और ये एक तरह से डोजेज होता है स्मॉल हार्मोन का जो एग और को प्रिवेंट कर देता है रिलीज से, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. और लास्ट है सर्जिकल मेथड जिसमें हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं द लूप या कॉपर टी यूट्रस के अंदर, जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है. कुछ सर्जिकल मेथड होते हैं जिसमें ब्लॉक कर दिए जाते हैं गैमेट के ट्रांसफ़र को. इसमें ब्लॉकिंग ऑफ वास डिफरेंस टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, जिसको वैस्कोटोमी कहते हैं. उसी तरह फैलोपियन ट्यूब को भी बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसको हम ट्यूबैक्टोमी कहते हैं. मतलब फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देना. तो वैस को बंद करना वैक्सोटोमी, और फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देना ट्यूबैक्टोमी. नेक्स्ट है हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. देखिए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है डिवीजन इंटायर सेल में होता है, यानी कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर कैन बी फिजन, बर्डिंग एंड ईटीसी. वेयर इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं जिसके रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड से होता है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब कॉम्प्लेक्स हो गए. इन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेन जैसे ह्यूमन बीइंग और प्लांट, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है. सो हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज. देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज के लिए, कंटिन्यूटी चाहिए हमें. सो इट हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज बाय प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल विथ अ न्यू वेरिएशन. आप अपने पेरेंट को रिसेंबल्स करते रहते हैं. सो जैसे कैट गिव बर्थ टू द ओनली कैट, डॉग गिव बर्थ टू द ओनली डॉग, ह्यूमन बीइंग. तो इस तरह से स्टेबिलिटी बनी रहती है. वाई कुड बी द रीजन ऑफ एडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड. देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड क्यों अपनाया जाता है, रीजन सिंपल सा है. अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए, पॉपुलेशन राइज की बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बचने के लिए, बस यही यूज है. तो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा. इसी तरह मैं आगे एक चैप्टर के क्वेश्चन को भी देखूँ, आपको सामने प्रस्तुत करूँगा. तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आंसर क्वेश्चन आप सुन के भी याद कर सकते हैं. हिंदी में आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी. सो थैंक यू फॉर टुडे. वी विल मीट अगेन. बाय बाय.